साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2022-23 के बोर्ड एग्जाम के लिए अनसॉल्व पेपर का 2020 का सेट 1 देखेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा। तो चलिए देख लेते हैं अनसॉल्व पेपर में कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा 2020 का सेट 1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मीन्स ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो फर्स्ट इसमें बहुविकल्पी पूछा गया है ग्रेफाइट है। ऑप्शन में हमें दिया गया है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस या आणविक ठोस। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सहसंयोजी ठोस, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, एक प्रकार का सहसंयोजी ठोस है। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासरी होते हैं। तो समपरासरी क्या होता है, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम समपरासरी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आयन निकाल के देखते हैं, यदि इनके आयन समान होंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे क्या है, समपरासरी विलयन है। इसी प्रकार से यदि सेकंड वाले ऑप्शन में इन दोनों के आयन मीन्स यूरिया और NaCl के आयन समान होंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, समपरासरी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आयन निकाला गया है NaCl का, Na का क्या होता है +1, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ना NaCl और Na2SO4 का। तो यहाँ पर NaCl का निकाला गया है, Na का होता है +1, Cl का होता है -1। इस प्रकार से टोटल आयन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक यहाँ प्लस का और एक यहाँ माइनस का, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से Na2SO4 का, तो यहाँ पर हम सोडियम का निकालेंगे, सोडियम 2 है और सोडियम का +1 होता है। तो इस प्रकार से 2 एकम 2 यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा सोडियम का, और SO4 डबल माइनस होता है तो ये -2। इस प्रकार से टोटल आयन Na2SO4 का कितना हो गया है, 4 हो गया है। 2 प्लस का 2 माइनस का मिलके कितना हो गया, 4। तो ये समान नहीं है, इसलिए हमारा ये दोनों विलयन जो है ना समपरासरी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से यूरिया में देखते हैं तो यूरिया पर आयन 0 होता है, तो इसका आयन कितना हो जाएगा, 0। और NaCl का भी हमने निकाला, कितना आया है, 2 आया है। तो यूरिया का है 0 और NaCl का कितना है, 2 है, इसलिए ये भी समपरासरी नहीं होंगे। समपरासरी का मतलब है दोनों के आयन क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन में भी हमारा यूरिया दिया गया है और MgCl2 दिया गया है। तो यूरिया का कितना होता है, 0 होता है, और MgCl2 में Mg डबल प्लस होता है और Cl एक माइनस होता है, तो Cl 2 दिए गए हैं यानी 2 माइनस हो जाएगा। तो 2 + 2 माइनस मीन्स 4 आयन है। तो यूरिया का 0 और MgCl2 के 4 आयन, इसलिए ये भी क्या हो गए, समपरासरी नहीं हुए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा चौथा ऑप्शन है ना, यही हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर CaNO3 का होल ट्वाइस दिया गया है और साथ में Na2SO4 दिया गया है। तो यहाँ पर Ca क्या होता है, डबल प्लस होता है, और NO3 माइनस होता है और इस पर 2 दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा हमारा CaNO3 और इसका होल ट्वाइस। तो यहाँ पर Ca कितना होता है, डबल प्लस होता है, और NO3 एक माइनस होता है, लेकिन यहाँ 2 दिया गया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल आयन कितने हो गए, 4 हो गए। तो CaNO3 का होल ट्वाइस में आयन कितने आए हैं, 4 आए हैं। और Na2SO4 का तो यहाँ पर हम निकाल ही चुके हैं, कितना आया है, 4 आया है। तो इन दोनों का जो आयन है वो समान है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, समपरासरी युग्म हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा चौथा नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 4 धातुएं A, B, C तथा D के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस का दिया गया है 1.5 वोल्ट में दिया गया है। इसी प्रकार सेकंड दिया गया है माइनस का 2.0 वोल्ट, थर्ड दिया गया है प्लस का 0.34 वोल्ट, और इसके बाद फोर्थ दिया गया है माइनस का 0.76 वोल्ट। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता यानी अभिक्रियाशीलता का यहाँ पर हमें क्रम लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है कि जिस पर जितना अधिक ऋणात्मक मान होता है ना, जिस पर जितना अधिक ऋणात्मक मान होता है उसकी सक्रियता भी उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक ऋणात्मक मान कौन सा दिया गया, ये हमारा A हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा A हो जाएगा। सेकंड वाला हमारा B है और थर्ड वाला C है और फोर्थ वाला क्या है, D है।
है। एक दिख रहा है माइनस का 0.76, तो यहाँ पर माइनस का 2.0 ये अधिक ऋणात्मक है, मीन्स बी वाला सबसे अधिक ऋणात्मक है, तो इसकी अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, मीन्स बी सबसे ज़्यादा होगा। तो बी सबसे ज़्यादा किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सेकंड ही होगा, बी की सक्रियता सबसे ज़्यादा होगी। इससे कम किसकी होगी? इससे कम होगी ये वाला माइनस का। और इसके बाद फिर हम इसी तरह से मीन्स माइनस से प्लस की ओर जाएंगे। तो जितना अधिक ऋणात्मक आयन होता है उतना ही ज़्यादा उसकी सक्रियता होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर पूछा गया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है कि जब उत्पाद की जो सांद्रता होती है ना, ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, तो हम कहते हैं कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को समझने के लिए आप क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर, H2 + Cl2 बनेगा 2HCl, ये हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट डा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। मीन्स जब हम एमाइड समूह से एमीन समूह में जाते हैं, एमाइड समूह क्या होता है? CONH2 हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया, कि जब एमाइड समूह से एमीन जाना हो तो ब्रोमीन मीन्स Br2 और इसके साथ में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो डा का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट सही हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर पे दिया गया है, राइबोफ्लेविन नाम है। तो ये हमारा विटामिन चैप्टर से आया है, विटामिन का जो टॉपिक है वो हटाया गया है, परंतु यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। तो राइबोफ्लेविन जो नाम है ना, ये विटामिन B2 का नाम है, विटामिन B2 का। विटामिन B1 का क्या नाम है? तो B1 का थायमिन नाम है। तो राइबोफ्लेविन नाम हो जाएगा विटामिन B2 का। तो इस प्रकार से ये सारे बहुविकल्पी को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि फर्स्ट का हमारा ऑप्शन होगा सहसंयोजी ठोस, मीन्स ग्रेफाइट है सहसंयोजी ठोस। इसके साथ ही समान ताप पर किन विलयनों के युग्म संपरासरी होते हैं? तो CaNO3 का होल ट्वाइस और Na2SO4 ये हमारा संपरासरी है। इसके साथ ही हमसे पूछा गया था कि सक्रियता का घटता हुआ क्रम, तो ये हमारा फर्स्ट का गा नंबर में B-D-C-A वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो वो है H2 + Cl2 बनेगा 2HCl। इसके बाद जो एमाइड समूह से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है Br2 और इसके साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइबोफ्लेविन नाम है किस विटामिन का? तो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। इसके बाद हम लोग सेकंड का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, सवाल है हमारा कि एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी? यहाँ पर हमें साथ में दिया गया है कि जो पोटेशियम है ना, इसका परमाणु भार कितना है? 39 है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमें याद रखना है कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। 1 मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है ना, ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। और अवोगाद्रो संख्या क्या होता है? 6.023 × 10⁻23। तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या ये हमारी होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अब यहाँ पर हमें जितने ग्राम दिया गया हो सवाल में, क्योंकि सवाल में बताया गया है पोटेशियम का कितना है? 39 है, मीन्स 39 ग्राम पोटेशियम में परमाणुओं की संख्या भी क्या होगी? अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा। सवाल में हमें जितने ग्राम दिया गया होगा उतने ग्राम को हम लोग परमाणुओं की संख्या के लिए अवोगाद्रो संख्या के बराबर रख देंगे। इसके बाद हम लोग पता करेंगे कि 1 ग्राम पोटेशियम में परमाणुओं की संख्या क्या होगा। ये तो हमारा 39 ग्राम है, क्योंकि पोटेशियम परमाणु भार कितना था? 39 था। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि 1 ग्राम पोटेशियम में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? तो 39 से यहाँ पर भाग कर दिया जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 4 ग्राम का निकालेंगे। तो 4 ग्राम पोटेशियम में परमाणुओं की संख्या के लिए क्या करेंगे? 4 से इसमें गुणा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर याद रखना है कि जालक किस प्रकार का है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो
पोटेशियम है ना, परमाणु क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में स्थित है। मीन्स यहाँ पर जो हमारा क्रिस्टलीय घनी जालक है BCC है, क्रिस्टलीय घनी जालक को हम लोग क्या बोलते हैं, BCC। तो BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जो हमारा BCC होता है इसके लिए जो प्रभावी कण होते हैं, मीन्स इसमें जो परमाणु होंगे, जो प्रभावी कण होंगे वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो सवाल में हमसे कहा गया है BCC है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि क्रिस्टलीय घनीय जालक, क्या लिखेंगे, क्रिस्टलीय घनीय जालक, क्रिस्टलीय घनीय जालक मीन्स BCC। तो क्रिस्टलीय घनी जालक BCC में परमाणु, तो BCC में कितने परमाणु होंगे, 2 परमाणु होंगे, क्योंकि प्रभावी कण कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इकाई जो सेलों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या बराबर हो जाएगा जितने ग्राम सवाल में कहा गया है, 4 ग्राम पोटेशियम में परमाणुओं की संख्या, तो 6.023 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाइड बाई 4/39 और इसमें 2 से भाग कर दिया जाएगा। जो भी हमारा क्रिस्टलीय जालक होगा उसका जो भी प्रभावी कण होगा उससे यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाएगा, तो 2 से यहाँ पर भाग कर दिया जाएगा, तो हमारा इकाई सेल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, इकाई सेल की संख्या। तो जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो हमारा कुछ आंसर इस प्रकार से आ जाएगा 3.088 इंटू 10⁻22। तो इकाई सेलों की संख्या है 3.088 इंटू 10⁻22। तो इस प्रकार से हमारा 2 का जो का नंबर है सवाल वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 का खा। तो अनसॉल्व पेपर में कुछ इस प्रकार से हमारा 2 का खा दिया गया है कि एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि 0.4 डिग्री वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डाटा गिवन नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है डेल्टा टीबी बराबर 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ ही कहा गया है मोलल उन्नयन स्थिरांक जिसे हम केबी कहते हैं, ये हमारा दिया गया है 2.67। तो यहाँ पर अणुभार का फार्मूला होता है m बराबर 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। तो यहाँ पर अब हम लोग डाटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा m बराबर 1000 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाइड किया जाएगा KB का मीन्स 2.67 का और इसमें मल्टीप्लाइड करना है स्मॉल w मीन्स 2.5 का। तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा नीचे डेल्टा टीबी मीन्स जो हमारा क्वथनांक दिया गया है, कितना दिया गया है 0.4 दिया गया है और इसी के साथ में यहाँ पर कैपिटल W जो कि दिया गया है 100। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा m इक्वल टू 10 और इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2.67 इंटू मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2.5 का बटे हो जाएगा नीचे डिवाइड में 0.4। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1335/8 और जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो कुछ इस प्रकार से हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। m बराबर हो जाएगा यहाँ से 166.87 मीन्स 166.87 यहाँ से हमारा अणुभार आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अणुभार निकाला जाता है जब सवाल में हमारा क्या दिया गया हो मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो फार्मूला होता है m बराबर 1000 इंटू KB, जहाँ पर KB क्या है तो KB यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक है इंटू स्मॉल w विलेय का भार है बटे डेल्टा टीबी यहाँ पर क्वथनांक में वृद्धि है और यहाँ पर कैपिटल W क्या है विलायक का भार है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है 2 का खा ये भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ग देखते हैं। अनसॉल्व में इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल यानी EMF की गणना करनी है। हमें विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा ये अर्ध सेल दिया गया है CD से CD डबल प्लस और इसी के साथ में AG प्लस से AG।
जिसमें अर्ध अपक्रियाओं के मानक अपचयन विभव यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर CD डबल प्लस से CD के लिए E0 दिया गया है माइनस का 0.40 वोल्ट, और इसी के साथ में Ag प्लस से Ag के लिए E0 दिया गया है -0.80। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डाटा लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमें अर्ध सेल के लिए अपक्रिया दी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं CD से क्या बनना है, CD डबल प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे CD से CD डबल प्लस। तो अब यहाँ पर हमें पता करना है कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इनके आयन देखने हैं। तो यहाँ पर इधर आयन कितना है, 0 है, और इधर आयन कितना है, प्लस का 2 है, इसलिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 2 माइनस बन जाएगा, तो 2 प्लस 2 माइनस मिलके 0 हो जाएगा। मीन्स तीर के पहले जो आयन है तीर के बाद आयन के बराबर हो जाएगा। तो जब हम आयन को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो तीर के बाद जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को कहाँ जोड़ते हैं, तीर के बाद, तो ये कहलाता है हमारा ऑक्सीकरण। ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हमें क्या लेना है, एनोड लेना है। मीन्स ऑक्सीकरण कहाँ पर होना है, एनोड के लिए। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ में सेकंड रासायनिक अपक्रिया हमारी क्या है, सेकंड है Ag प्लस से बनना है Ag। सेकंड क्या है, Ag प्लस से क्या बनेगा, Ag बनेगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा कि Ag प्लस से Ag जब बनेगा, तीर के पहले प्लस आयन है, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ना पड़ेगा, तीर के पहले। एक आयन था इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तीर के पहले जुड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस जुड़ के 0 हो जाएगा, और इधर Ag पर 0, तो यहाँ पर आयन क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया है ऑक्सीकरण की है, उसी प्रकार से जो हमारी ये सेकंड रासायनिक अपक्रिया है ये क्या है, तो ये हमारी अपचयन की अपक्रिया है। और अपचयन वाली अपक्रिया को हम लोग कैथोड बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड। तो अपचयन कहाँ पर होना है, कैथोड पर होना है। तो आपको ऑक्सीकरण और अपचयन क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब करते क्या है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन को संतुलित करना होता है। तो ऑक्सीकरण वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और अपचयन वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए अपचयन वाली अपक्रिया में हम पूरे में 2 से गुणा कर देंगे ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं, 2 हो जाएं। तो दोनों रासायनिक अपक्रिया के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा CD, और इसी के साथ में जुड़ जाएगा 2Ag प्लस का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा। तीर का साइन लगाएंगे, मीन्स अपक्रिया का हम चिन्ह बनाएंगे, और इसके बाद में CD डबल प्लस हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा 2Ag। तो कुछ इस प्रकार से हमें रासायनिक अपक्रिया प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग ई सेल लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे ई सेल। तो ये हमारा फार्मूला होता है ई सेल बराबर ई कैथोड। क्या होता है, ई कैथोड माइनस का ई एनोड। तो ये हमारा फार्मूला होता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ई सेल निकालेंगे तो हो जाएगा ई सेल बराबर ई कैथोड। कैथोड कौन सा है हमारा, कैथोड ये हमारी सेकंड रासायनिक अपक्रिया है Ag के लिए। सेकंड रासायनिक अपक्रिया किसके लिए है, Ag के लिए। तो यहाँ पर ई कैथोड अपने सवाल में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है माइनस का 0.80 वोल्ट, और जो एनोड है, एनोड वाला हमारा CD है, उसके लिए दिया गया है माइनस का 0.40 वोल्ट। तो वो यहाँ पर रखेंगे, ई कैथोड का हमने रख दिया यहाँ पर 0.80 वोल्ट, और ये हमारा हो जाएगा माइनस। एनोड मीन्स कैडमियम के लिए, कैडमियम हमारा एनोड पर है, तो कैडमियम के लिए दिया गया है यहाँ पर माइनस का 0.40 दिया गया है। तो यहाँ से हो जाएगा 0.80, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 0.40, और इसे अब हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 0 और 8 4, ये हो जाएगा 12 दशमलव, यहाँ पर 2 अंक बाद लगना है। तो हमारा ई सेल कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ई सेल बराबर हो जाएगा 1.20। तो ये हमारा वोल्ट में हो जाएगा। तो आप लोगों को ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 का घात। तो अनसॉल्व में कुछ इस प्रकार से दिया गया है, स्कंदन क्या है, हार्डी-सुलजे के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये हमारी स्कंदन की परिभाषा यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद इसी में हमें लिखना है हार्डी-सुलजे का नियम। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हार्डी-सुलजे का नियम। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हार्डी-सुलजे का नियम। तो हार्डी-सुलजे का नियम आप लोग पढ़ना चाहें तो आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी।
क्लास 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा करके वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं। हार्डी-सुलजे के नियम की बात करें तो हार्डी-सुलजे का जो नियम है वो स्कंदन की व्याख्या करता है। इसके मुख्यतः दो कथन हैं। तो फर्स्ट कथन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो कोलाइडी विलयन होता है उसको अवक्षेपित करने के लिए विपरीत आयनों की आवश्यकता होती है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। और इसी के साथ में हमारा सेकंड पॉइंट होगा कि जिस आयन पर जितना अधिक आवेश होता है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो वो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हार्डी-सुलजे के नियम का प्रथम और द्वितीय कथन इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो आप लोगों को 2 का जो घ क्वेश्चन है स्कंदन और हार्डी-सुलजे का नियम भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 के का में दिया गया है H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। यहाँ पर हमें परमाणु भार दिया गया है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है और सल्फर का क्या है 32 है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा गिवन नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें परमाणु भार दिया गया है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, ऑक्सीजन के लिए कितना है 16 है और सल्फर के लिए 32 है। तो सवाल में कहा गया है H2SO4 का एक नमूना 94% W/V मीन्स यहाँ पर जो 94% यानी कि 94 ग्राम जो है ना वो कितने आयतन पर है W/V। V का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 100 ml। तो 100 ml में H2SO4 का जो भार है वो 94 ग्राम है। तो हम पता करेंगे कि 100 ml में जो नमूना है इसका भार क्या हो जाएगा। तो नमूने का भार हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व। और क्वेश्चन में हमारे दिया गया है आयतन कितना 100 है और घनत्व कितना है 1.84। तो इस प्रकार से जब हम 100 में गुणा करेंगे 1.84 का तो आ जाएगा 184 ग्राम, यानी कि नमूने का भार है 184 ग्राम। अब यहाँ पर हम विलायक की मात्रा पता करते हैं। तो विलायक की मात्रा क्या होगा, संपूर्ण विलयन जो संपूर्ण नमूना है इसमें से विलेय को हटा देंगे। तो मीन्स 184 में से 94 को घटा देंगे तो विलायक की मात्रा आ जाएगी 90 ग्राम। विलायक कितना हो गया है 90 ग्राम। अब यहाँ पर मोललता निकालनी है तो मोललता का सूत्र लिखेंगे w इंटू 1000 बटे m इंटू W, जहाँ पर w क्या है विलेय का भार है, m क्या है विलेय का अणुभार है, W क्या है विलायक का भार है। तो यहाँ पर हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए हाइड्रोजन 2 है तो आगे 2 लिखा जाएगा, ब्रैकेट में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 लिखा जाएगा, इसके बाद प्लस लगाया जाएगा। सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर का परमाणु भार कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं 4 हैं तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा और ब्रैकेट में ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 + 32 + 64 जो जोड़ने पर 98 आएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना रखेंगे हम 98 रखेंगे, 98 रखा जाएगा। तो मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का भार यहाँ 94 दिया गया है इंटू 1000 हो जाएगा बटे यहाँ पर अणुभार हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जो कि 98 आया है गुणे W यानी कि विलायक का भार यहाँ पर 90 आया है। तो जब इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाएगा 94,000 और नीचे हो जाएगा 98 गुणे 90, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10.65 मोल प्रति किलोग्राम। तो ये हमारी हो जाएगी मोललता, कितनी हो जाएगी 10.65 मोल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 का ख दिया गया है, फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। तो जो हमारा न्यू सिलेबस है उसके अनुसार ये टॉपिक कट है इसलिए इसे हम लोग नहीं करेंगे। फिलहाल प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 3 का ग हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पूछा गया है टिंडल प्रभाव और सेकंड में है ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक टॉपिक जो हमारा है उत्प्रेरक वाला वो कट हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 3 के ग में लिखेंगे टिंडल प्रभाव। तो 3 के ग में हमसे पूछा गया है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो जब किसी प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन से होकर गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग प्रदर्शित नहीं होता है, लेकिन जब उसी प्रकाश की किरण को हम लोग कोलाइडी विलयन से होकर गुजारते हैं तो प्रकाश का मार्ग प्रदर्शित होता है और किनारों पर चमकते हुए 2 शंकु दिखाई देते हैं। उन शंकु को हम लोग बोलते हैं टिंडल शंकु और इस प्रभाव को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम टिंडल प्रभाव की घटना को लिखते हैं। साथ ही यहाँ पर हम नोट पॉइंट लिखते हैं कि कोलाइडी विलयन में
टिंडल प्रभाव की घटना कोलाइडी कणों के संघात मीन से टक्कर के कारण होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्नोत्तर नंबर जो 3 का घ है टिंडल प्रभाव वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 का घ में। तो यहाँ पर पूछा गया है अक्रिय गैसों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए और इसके अगले में पूछा गया है हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है। तो सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर नंबर 3 के घ का फर्स्ट लिखते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 के घ के फर्स्ट में पूछा गया है अक्रिय गैसों की, क्या पूछा गया है यहाँ पर हमसे, अक्रिय गैसों की विशेषताएं। तो यहाँ पर हमसे 2 विशेषताएं पूछी गई हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं कि इनकी वाहितम कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है, अर्थात इनके वाहितम कोश का विन्यास क्या होता है, NH2NP6 होता है। और सेकंड पॉइंट लिखते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, शून्य होती है। तो आपको याद रखना है कि जो अक्रिय गैसें होती हैं ना, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना वो भी शून्य होती है। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 3 के घ का हम लोग सेकंड करते हैं। जो हमारा पूछा गया है कि हीलियम का प्रमुख स्रोत, व्हाइट खनिज, ये हमारा हीलियम का प्रमुख स्रोत है। तो आप लोगों को प्रश्नोत्तर नंबर 3 का घ का फर्स्ट और सेकंड भी क्लियर हो गया होगा कि अक्रिय गैसों की विशेषताएं क्या है और हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है, क्लेवाइट खनिज है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 4 के आगे के, इनको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। प्रकार से 2020 के अनसॉल्व्ड के सेट 1 का पार्ट 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।